इस साल जो स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और ये पेपर है MJPRU यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2023-24 का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12th में आपने भर भर के पढ़ रखा। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन, ये सब पढ़ रखा ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, C6H12O6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो। सीधे क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह है। फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह है। कीटोन ग्रुप का नाम सुना है, C+O। ये फ्रक्टोज में होता है, बट चारों ऑप्शन में से CO कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है D पे आप टिक लगा दो, कोई नहीं है। ठीक है, OH तो होता है, फ्रक्टोज में OH होता है, बट COOH नहीं होता। फ्रक्टोज में OH होता है, CHO नहीं होता। फ्रक्टोज में CHO होता ही नहीं है, तो D ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में प्राकृतिक बहुलक है तो ये सेल्यूलोज देख रहे हो ना, ये प्राकृतिक बहुलक है। बाकी ब्यूना S और टेफ्लॉन ये दोनों कृत्रिम बहुलक होते हैं, यानी कि मानव निर्मित बहुलक होते हैं। ठीक, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुलक का विलयन हो सकता है, हमेशा क्या होता है, हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी होता है। सीधे आगे बढ़ते चलो क्वेश्चन 5 की तरफ। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो हमेशा आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि क्वेश्चन 5 का A पे आप टिक लगा दो। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम पेपर देने वाले हो, इस क्वेश्चन पेपर को देख के जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम पेपर देने वाले हो, ये ध्यान देना, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, कवर कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, यानी कि अंतराण्विक बलों के आधार पर बहुलकों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। छठे का C नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं। छठे का C नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, निम्न में कौन संश्लेषित प्रतिजैविक है? निम्न में कौन संश्लेषित प्रतिजैविक है? B पे टिक लगाओ, क्लोरोएम्फेनिकोल इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फेज 3 चिकित्सीय परीक्षणों में रोगियों के समूह में रोगियों की संख्या होती है। रोगियों के समूह में रोगियों की संख्या 1000 से 3000। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से CNS सांतक है, CNS सांतक है। सिलेक्ट CNS डिप्रेसेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो फिनोवर्बिटल, डाईएजिफेम, A और B दोनों कोई नहीं। तो अगर कहीं पर A और B दोनों आ जाए तो अधिकांश क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वही होता है। ध्यान देना। तो क्या लग रहा है, दोनों के दोनों, C पे टिक लगा दो, A और B दोनों। चलिए एस्पिरिन प्रयोग की जाती है दर्द निवारक के रूप में। क्या एस्पिरिन का यूज़ आप दर्द निवारक के रूप में कर सकते हो? अरे क्या बात है सर, इसी के रूप में तो यूज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ग्लूकोज की खुली संरचना में कितने असममित कार्बन परमाणु होते हैं? ग्लूकोज की खुली संरचना में कितने असममित कार्बन परमाणु होते हैं? तो CHO ऊपर होता है, CH2OH नीचे होता है। इन दोनों को छोड़ के जो बीच वाले 4 कार्बन होते हैं ना, वही क्या होते हैं, असममित कार्बन एटम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्यापारिक रूप से फ्रक्टोज प्राप्त होता है। व्यापारिक रूप से फ्रक्टोज प्राप्त होता है इंसुलिन से। ठीक है, व्यापारिक रूप से फ्रक्टोज इंसुलिन से प्राप्त होता है। सुक्रोज में फ्रक्टोज का विन्यास अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा या कोई नहीं? अबे ग्लूकोज के क्वेश्चन पूछ लेता भले आदमी ने, फ्रक्टोज के सारे क्वेश्चन पूछ कर रख दिए। सुक्रोज में फ्रक्टोज का विन्यास होता है। यार ग्लूकोज में फ्रक्टोज का विन्यास होता है, कौन सा होना चाहिए? B पे आप टिक लगा दो, बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी एरेविनोज को डी ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है किल्यानी फिशर संश्लेषण द्वारा। ठीक है, किल्यानी फिशर संश्लेषण द्वारा, यानी कि डी एरेविनोज को डी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि एक कार्बन बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। प्रोटीन की एक अलग इकाई है, वो होती है हमेशा एमिनो एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में
अम्लीय एमिनो अम्ल है, एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है, ये एस्पार्टिक एसिड जो होता है ना वो अम्लीय एमिनो एसिड होता है। निम्न में उदासीन अम्ल है, उदासीन मतलब ग्लाइसिन एजी, यानी कि आप अर्जिनिन और यानी कि एलानिन और ग्लाइसिन, ये दोनों के दोनों उदासीन एमिनो एसिड के एग्जाम्पल है, होते तो कई, लेकिन मैं एक ग्लाइसिन, एक सिंपल सी बात है, ग्लाइसिन यहाँ पे ले लिया जब ऑप्शन में दे रखा है तो उदासीन एमिनो अम्ल कौन सा है इसमें, ग्लाइसिन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एमिनो अम्ल जिसमें सल्फर है, वाह क्या बात है, एलानिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन या सिस्टीन। तो एमिनो अम्ल जिसमें सल्फर है वह है तुम्हारे पास सिस्टीन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अनुक्रम को कहते हैं, प्रोटीन में एमिनो अम्ल के अनुक्रम को कहते हैं चतुर्थक संरचना, तृतीयक संरचना, द्वितीयक संरचना या प्राथमिक संरचना। तो इसको जो होता है ना राइट ऑप्शन यहाँ पे एक प्राथमिक संरचना इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध जो होते हैं ना सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH, यही क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सेंगर अभिकर्मक के सबको पता है, ये तो भर भर के मैंने बताया कि हाँ यार ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आता, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम पेपर देने वाले हो, सेंगर अभिकर्मक एग्जाम पेपर में पक्का फंसता ही फंसता है। यहाँ पे A पे टिक लगाओ, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 है, एडमैन निम्नीकरण किस परीक्षण में प्रयोग होता है, पेप्टाइड का N टर्मिनल के लिए एडमैन परीक्षण यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां, बालों की क्रेटिन प्रोटीन की संरचना होती है, अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 24 है, किसी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया में यदि S इज ग्रेटर देन Km हो तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की कोटि होगी। तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की कोटि होगी, यार ये इसका राइट ऑप्शन शून्य होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी ये, ठीक है। चलिए सीधा आगे बढ़ाओ, 25, बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है, ये वेरी वेरी रोग किसके कारण होता है, विटामिन B1 की कमी से जो होता है वेरी वेरी रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ग्लाइसिन का ज्यूबिटर आयन संरचना है, A या V दोनों हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं है, या तो A होगा, B होगा या फिर दोनों होंगी या इनमें से कोई नहीं होगा, फटाफट तेजी से बताओ। तो ग्लाइसिन का ज्यूबिटर पहला तो हो नहीं सकता, तो भाई दूसरा नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, यही वाला है, B पे आप टिक लगा दो। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं, 77 पे, यूरेसिल की संरचना। देखो DNA में DNA हो गया, RNA हो गया, इनमें जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं ना, सबकी संरचना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सबकी संरचना आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन फंस गया, यूरेसिल की संरचना है, 2 NH होते हैं, 2 O होते हैं, तो भैया 2 NH 2, इसमें 1 O है, नहीं होगी, इसमें 3 और 1 4 O हैं, इसमें 2 हैं, NH नहीं है, इसका मतलब है कोई नहीं, डी पे आप टिक लगा दो, यूरेसिल की संरचना इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28, DNA में कौन सी पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है। मुझे पता है सब के सब बच्चे डीऑक्सी राइबोज शर्करा ढूंढ रहे होंगे कि यार DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा प्रेजेंट होती है, बट होती कौन सी है, D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ध्यान देना, D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए 29 देख लेते हैं, नाइट्रोजनी क्षार व पेंटोज शर्करा के संयोजन को कहते हैं, नाइट्रोजनी क्षार व पेंटोज शर्करा के संयोजन को कहते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार व पेंटोज शर्करा के संयोजन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ढूंढो कहाँ पर है इसमें, सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30, DNA की द्विक स्ट्रैंड संरचना दी थी, वाटसन एवं क्रिक ने DNA की द्विक स्ट्रैंड संरचना दी थी, तो इन्होंने तो दी थी वाटसन एंड क्रिक ने, ये तो तुमको सबको पता है यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। DNA ये क्या, ZDNA के लिए निम्न में कौन सा सही है, ZDNA के लिए निम्न में कौन सा सही है, इसका व्यास 1.8 एंगस्ट्रॉम होता है, 12 क्षार युग्म होते हैं और इसकी पुनरावृत्ति डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो सभी सही हैं। क्या लग रहा है आपको, 31 का कौन सा राइट ऑप्शन मार दूं, आप कहोगे तो डी मार दूं, अरे डी मार दो सर, सभी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32, RNA का पूर्ण रूप है, राइबोन्यूक्लिकम, राइबोसोमल न्यूक्लिकम, इनमें से कोई नहीं, सी पे आप टिक लगा दो, राइबोसोमल न्यूक्लिकम, ठीक है। चलिए विषम लंबाक्ष क्रिस्टल ज्यामिति के लिए निम्न सही है, विषम लंबाक्ष क्रिस्टल ज्यामिति के लिए निम्न सही है, तो विषम लंबाक्ष क्रिस्टल ज्यामिति के लिए, विषम लंबाक्ष यानी कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल जियोमेट्री विच इज़ करेक्ट, तो एक शॉर्ट फॉर्म आती है CT और हंसमत, इससे आप बढ़िया करके याद कर सकते हो, अब मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ,
डायरेक्टली मैं सीधे इसका राइट ऑप्शन ले लूँगा, सी पे आप टिक लगा दो। ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है किसके, सी के। चलिए एकंताक्ष मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हैज़ रखता है, तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में अल्फ़ा और बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। 34 का ए पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक इक्वेशन है, ठीक है। एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, बिल्कुल सही है, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अब बेटा जरा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। एक क्रिस्टल में अंतरातलीय दूरी की गणना करें जिसमें तलों की एक श्रृंखला तांबे की एक्सरे ट्यूब लैम्डा का मान इतना है 22.5 डिग्री के कोण पर प्रथम प्रतिबिंब उत्पन्न करती है, और साइन 22.5 का मान इतना इतना आपको दे रखा था। लगा दो फॉर्मूला और कर दो सोल्व और निकाल दो इसका आंसर 2.01 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए 37 देखते हैं, निम्न में कौन सा अक्रिस्टलीय है। तो कांच जो होता है ना वो एक अक्रिस्टलीय द्रव्य है, चारकोल भी, कोल भी, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। इसका मतलब है डी पे आप टी लगा दो, ये सभी। सीधे 38 पे जाते हैं, सोडियम क्लोराइड की उप संयोजन संख्या है 66 का नाम सुना है आपने, 66 मौके पे छक्का है। चलिए फलक केंद्रित त्रिविम एकक सेल में कुल कणों की संख्या कितनी होती है। आप बोलोगे सर 4 होती है, बात बिल्कुल सही है। अरे आपकी बात कभी गलत हुई है जिंदगी में आज तक, ए पे लगा दो 4। चलिए 40 देखते हैं, निम्न में सहबहुलक है, सहबहुलक है, तो निम्न में सहबहुलक है नाइलॉन 66 टेरिलीन बेकेलाइट सभी। अरे बेटा सहबहुलक जानते हो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद है भाई, सहबहुलक है, निम्न में से सहबहुलक है नाइलॉन 66 टेरिलीन और बेकेलाइट सभी सही हैं, डी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। 41 देखो, निम्न में थर्मोसेटिंग बहुलक है, निम्न में थर्मोसेटिंग बहुलक है, तो थर्मोसेटिंग जो बहुलक होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का नाम सुना है, इपोक्सी बहुलक और गिल पटल, तो इसका भी राइट ऑप्शन 41 में का डी है, ठीक है, ठोक दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हेक्सामिथाइल डाइएमीन व एडिपिक अम्ल 1 लग देते हैं, नाइलॉन 66 कहाँ पर है, बी पे आप टिक लगा दो। चलो 43 देखते हैं, समपरिक्षिप्त बहुलक का बहुपरिक्षेपित सूचकांक है, समपरिक्षिप्त बहुलक का बहुपरिक्षेपित सूचकांक वो होता है 1 पे टिक लगा हुआ, ठीक है, ए बराबर 1। चलो 44 देखते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन विधि में बहुलक का किस प्रकार का द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार का द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है, ए पे टिक लगाओ m/w, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कभी सोचो कि यार ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिल सकता है। चलिए RSiCl3 का जल अपघटन होता है तो ए कंपाउंड बनता है, और जब ए कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमर बनता है। तो ये बहुलक बड़ा कौन सा होगा, क्रॉस लिंक बहुलक, रेखीय बहुलक, जालीय बहुलक, ये सभी। तो यार सब तो सब, अब ये मत देखना कि यार सभी क्वेश्चन में अगर सभी आया है तो वही राइट होगा। फटाफट 23 से 45 का राइट ऑप्शन बताओ, ए पे टिक लगा दो, क्रॉस लिंक्ड बहुलक बनता है, ठीक है। 46 देखते हैं, अगर NpCl2 का होल थ्राइस प्लस मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद P है, उत्पाद P कौन सा बनता है, ये है दमदार क्वेश्चन, इसे बोलते हैं आने वाला क्वेश्चन, समझ गए। यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, N3P3I2CH3 का होल 4, बड़ा खतरनाक उत्पाद बन गया। N3P3Cl6 के विषय में सही वाक्य, ये एक विषम चक्रीय यौगिक है, इसमें 6 परमाणुओं की चक्र है, इसमें टापू बंधन है, आइसलैंड बॉन्डिंग, ये सभी सही। तो 47 का राइट ऑप्शन सभी सही हैं, डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, टेफ्लॉन का एकलक है CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीस्टाइरीन, गन कॉटन, स्टार्च, सेल्यूलोज एसीटेट। तो प्राकृतिक बहुलक जो है वो पॉलीस्टाइरीन, गन कॉटन, सेल्यूलोज एसीटेट, स्टार्च जो होता है ना वो भी बहुलक है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च का तो आप सेवन करते हो यार, खाते पीते हो। सिलिकॉन तरल पदार्थ है, सिलिकॉन तरल पदार्थ यानी कि तेल है, रेखीय बहुफॉस्फोजिन्स, रेखीय बहु यानी कि सिलॉक्सेन, विभाजित बहुसिलॉक्सेन, जालीय बहुलक। तो सिलिकॉन तरल पदार्थ है, सिलिकॉन तरल पदार्थ है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ये, सिलिकॉन तरल पदार्थ है, बी पे आप टिक लगाओ, रेखीय बहुसिलॉक्सेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्रोलैक्टम का सूत्र है, कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला कौन सा होता है, कैप्रोलैक्टम।
तो कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम की संख्या 6 होती है, ढूंढ लो 1 2 3 4 5 6। हाँ ओके सही है। टेरिलीन के विषय में कथन गलत है, यह एक पॉलीएस्टर है। हाँ पॉलीएस्टर है, वाह बेटे वाह, ये एक पॉलीएस्टर है। टेरिलीन यह एक सेपोलीमर है, सही है। इसका 1 लाख टेरिथैलिक अम्ल व ग्लिसरॉल है, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का सी पे आप टिक लगा दें, इसका 1 लाख टेरिथैलिक अम्ल व ग्लिसरॉल है, यही गलत है। चलिए 53 देखते हैं। संघनन बहुलक का उदाहरण है सिलिकॉन, वेकेलाइट, दोनों, कोई नहीं। संघनन बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, तो सी पे टिक लगाओ, दोनों सिलिकॉन और बेकेलाइट जो होता है ना, दोनों के दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। चलिए 54 देखते हैं। जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर जो होता है, ठीक है, कौन सा वाला? 54 का राइट ऑप्शन ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का जो मिक्सचर वो होता है। तो 54 का बी पे आप टिक लगाओ, हाँ यही राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। ये तो हर साल एग्जाम पेपर में आता है, ये जो तुम देख रहे हो ना जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड, इसका तो तुम रट लो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर देने वाले हो, ये जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। जो बता रहा हूँ वो कन्फर्म है। चलिए 55 देखते हैं। कौन सा सबसे अच्छा धनायनिक बहुलीकरण देता है? कौन सा सबसे अच्छा धनायनिक बहुलीकरण देगा? विच बिल गिव्स बेस्ट कैटायनिक पॉलीमेरिजेशन? ए पे टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन CH3 6 CH3 11 CH3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। प्राकृतिक रबड़ की एक अलग इकाई है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज आइसोप्रीन या न्यूप्रीन? 56 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी पे टिक लगाओ, आइसोप्रीन होती है। ठीक है, चलिए 57 देखते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एक साथ साम्य अवस्था में किस माध्यम में उपस्थित होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एक साथ साम्य अवस्था में किस माध्यम में होते हैं? सभी माध्यमों में नहीं, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय। तो ऐसे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्षारीय माध्यम जो है ना, उसमें ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज एक साथ साम्य अवस्था में होते हैं। कौन से माध्यम में? उदासीन माध्यम में। चलिए 58 देखते हैं। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन किस विलायक में प्रदर्शित करता है? यानी कि ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन किस विलायक में प्रदर्शित करता है? वो करता है जल में। ठीक है, ऑल नहीं, जल में करता है वो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 जरा एक बार पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। निम्न में किस कार्बोहाइड्रेट में असममित कार्बन नहीं है? एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिसमें असममित कार्बन एटम प्रेजेंट होता ही नहीं है, और उसका नाम है डी हाइड्रोक्सी एसीटोन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। डीएनए व आरएनए की प्राथमिक संरचना किस दिशा में होती है? डीएनए व आरएनए की प्राथमिक संरचना किस दिशा में होती है? हाँ दमदार क्वेश्चन है, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। 5 to 3। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो। डीएनए में फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। डीएनए में फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। डीएनए में फॉस्फेट समूह उपस्थित, फॉस्फोट्राईएस्टर, फॉस्फोडाईएस्टर, फॉस्फोकोसरिक और फॉस्फोमोनोएस्टर। तो फॉस्फोडाईएस्टर क्या लग रहा है आपको? 61 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड होता है। रेनिटिडीन है, रेनिटिडीन है, अबे रेनिटिडीन है पर है क्या चीज़? डी पे आप टिक लगाओ, एंटा एसिड। अच्छा 63 देखते हैं। AZT, ठीक है, जिडोनियोडीन है एंटीवायरल, एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक या फिर एंटी रेट्रोवायरल? 63 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरेबिस जालकों की संख्या कितनी होती है? भाई सबको पता है 14 होती है। अगला क्वेश्चन देखो जरा एक बार। किस ठोस के लिए सबसे सरल क्रिस्टलीय सममित है? क्यूबिक का नाम सुना है आपने? ट्राइक्लिनिक पे मत जाओ, टेट्रागोनल पे मत जाओ, मोनोक्लिनिक पे मत जाओ, खाली क्यूबिक को देखो, क्यूबिक। तो क्यूबिक के लिए सबसे सरल क्रिस्टलीय सममिति होती है। ठीक है, क्यूबिक मतलब क्यूब जिसकी 12 भुजाएं बराबर होती हैं, 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना, पढ़ा ना? तो क्यूब की जो है सबसे सिंपल क्रिस्टलीय सममिति होती है। सरल क्यूबिक सिस्टम में कौन सी सतह अनुपस्थित है? सरल क्यूबिक सिस्टम में कौन सी सतह अनुपस्थित है? वो है तुम्हारे पास 200, ये सतह प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सब होती हैं। क्यूबिक ठोस में सममिति के तत्वों की संख्या है। क्यूबिक ठोस में सममिति के तत्वों की
संख्या है। तो सममिति के तत्वों की संख्या जो है ना वो 23 होती है, याद कर लो अच्छे से। चलो 61 देखते हैं। एक FCC क्रिस्टलीय यौगिक X व Y दो तत्वों से मिलकर बना है। तत्व X जालक बिंदुओं पर तत्व Y फलक के केंद्र पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र होगा यानी कि X जालक बिंदुओं पर, X जो है वो जालक बिंदुओं पर, तो 1/8 होने होते हैं, गुणा 8 1 आ जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका हमारा, यानी कि x/3 यहाँ पर फॉर्मूला बन के तैयार होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से यही इसका राइट ऑप्शन भी होना चाहिए। तो x/3 बन जाएगा। अब मैंने कैसा निकाला यार, ये निकलता है 1/8 करके, 1/8 गुणा 8 काटोगे तो कितना आ जाएगा 1। यह है कोने के परमाणु का योगदान। फिर BC क्योंकि FCC है तो 1/6 होगा तुम्हारे पास, और कितने होते हैं तुम्हारे पास, 2 आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, यानी कि 1/6 और ऐसा करके प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/2 होता है, और 6 फलक पे परमाणु होते हैं, 2 तिया 6। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब है अनुपात बन जाएगा 1:3। तो x/3 यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए B पे आप टी लगा दो, B नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 69 देखो, किसी क्रिस्टल के लिए 22 इंडेक्स का मान 2:3:1 है, तो मिलर इंडेक्स के मान होंगे। निकालना आता है ये बता दूं? अरे यार सीधे बढ़ते आओगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। B पे टी लगा दो, 326। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 to 6 होगा। ओके 70 देखते हैं, अष्टफलकीय। ओके 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 अष्टफलकीय, ध्यान दो जरा बेटा, अष्टफलकीय व्यवस्था के लिए सीमांत त्रिज्यीय अनुपात है। ओए होए, लिमिटिंग रेडियस रेशियो वैल्यू इज, किसके, अष्टफलकीय व्यवस्था के लिए सीमांत त्रिज्यीय अनुपात है। तो B पे टी लगाओ 0.414। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की जालक संरचना होती है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की जालक संरचना होती है, वो होती है BCC। ठीक है, BCC पे टिक लगा दो। 72 देखते हैं, अकार्बनिक बहुलक है। फास्फाजीन्स को आप अकार्बनिक बहुलक भी कहते हो। सिलिकॉन्स अक्रिय हैं, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, या दोनों में या कोई नहीं। तो सिलिकॉन्स अक्रिय होते हैं, काय पर होते हैं, दुर्बल अम्ल में, दुर्बल क्षार में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। C पे आप टिक लगाओ दोनों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में कौन ज्वालारोधी कपड़े बनाने में प्रयुक्त होता है। सिलिकॉन और फॉस्फाजीन्स, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो 74 का राइट ऑप्शन C पे टिक लगा दो, फॉस्फाजीन्स। इसका यूज़ होता है ज्वालारोधी कपड़े यानी कि अग्निरोधी कपड़े बनाने में आप फॉस्फाजीन्स का यूज़ कर सकते हो। चलिए P3N3Cl के 6 में फास्फोरस परमाणुओं पर संकरण होता है। P3N3Cl के 6 में फास्फोरस परमाणुओं पर संकरण होता है, और ये सबको पता है कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक है, चलो 76 देखते हैं। वल्कनीकरण क्रिया से रबड़ बनता है, मृदु, कठोर, अधिक लचीला, सभी। तो यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ा है, इसमें तो ऐसे क्वेश्चन दे दिए कि हिला के रखने वाले हैं भाई। बी नंबर पे टिला दो, कठोर बनता है। ठीक है, वैसे मुलायम होती है तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सल्फर डाल के जब उसका वल्कनीकरण किया जाता है तो वो कठोर हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्लोरोप्रीन किसके संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तो PVC का नाम आपने सुना है, बस आगे मत बढ़ो, जो क्वेश्चन आता है टिक लगा दो। तो क्लोरोप्रीन जो होती है वो नियोप्रीन के संश्लेषण में यूज़ होती है। क्लोरोप्रीन हमेशा नियोप्रीन के संश्लेषण में यूज़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78। तो इंडिको है, इंडिको क्या चीज़ है, बेड डाई होती है इंडिको, या ट्राईफिनाइल मेथेन डाई, या एजो डाई, या मार्डेन डाई। तो इंडिगो है, हाँ इंडिगो तो है, पर है क्या चीज़, वो होती है हमेशा बेड डाई। ठीक है, A पे टिक लगा दो। चलिए 79 देखते हैं। NPCl का NPCl2 का होल N में N का मान होगा। N का मान कितना होता है, N का मान कितना होता है। C पे आप टिक लगाओ, 3 से 6 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्न में बहुलक है, PVC जो है ना बहुलक है। खिलौने बनाने में मुख्यतः बहुलक का प्रयोग किया जाता है। खिलौने बनाने में मुख्यतः बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या था, पॉलीस्टाइरीन का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। डाईएज़ीपैम दवाई प्रयोग होती है। डाईएज़ीपैम दवाई किसके लिए यूज़ होती है। डी पे आप टिक लगाओ, यानी कि सबके लिए यूज़ कर सकते हो। नींद लाने के लिए, प्रशांतक, सीडेटिव, अबे एक ही चीज़ तो है ये। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्लोरोमफीन यानी कि क्लोरेम्फिनिकोल
क्लोरैम्फेनिकोल किसके उपचार में प्रयोग होती है? दर्द में, आंत्र ज्वर में, पेचिश में, किसी भी में नहीं। तो ये मेरे ख्याल से इसका जो यूज़ होता है ना वो आंत्र ज्वर में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। 84 देखते हैं, अम्लीय अम्ल एमिनो अम्ल जल में कब न्यूनतम विलय होते हैं? यानी कि एट आइसोलेट्रिक पॉइंट पर समविभव बिंदु इज़ अ राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। इसका क्या है या नहीं है जल्दी बताओ। अरे यही है यार, मैं कुछ सोच रहा हूँ, जब बता दिया सो बता दिया यार। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, रेफिनोज का अणुसूत्र है, रेफिनोज का अणुसूत्र है C18H32O16 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पशु स्टार्च है? पशु है कौन सा पशु स्टार्च है? माल्ट शर्करा, दुग्ध शर्करा, गन्ना शर्करा, ये सभी कौन सा पशु स्टार्च है? ले क्या पूछ लिया बे इसने ये। 86 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, दुग्ध शर्करा। ठीक है, ओके ओके। 87 देखो, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, मैनोज का, ये सभी का। तो पहले तो ये देखो सेल्यूलोज किस किस से मिलकर बना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देना। ग्लूकोज का होता है। ठीक है, चलिए 88 देखते हैं, ग्लूकोज में कितने OH समूह होते हैं? ग्लूकोज में आप बोलोगे सर 5 OH समूह होते हैं। ठीक है, आप देखो मैनोज में क्रियात्मक समूह होता है, मैनोज में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? आप बोलोगे सर एल्डिहाइड समूह होता है। सुक्रोज में OH समूह है, सुक्रोज में OH समूह हैं 6, 5, 8, 9। तो सुक्रोज में कितने? अबे सुक्रोज है, सुक्रोज ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है, ये ध्यान देना। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज के, अरे सुक्रोज है, सुक्रोज एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। अब उसमें बताओ कितने OH समूह होंगे, समझ गए? जल्दी बताओ फटाफट 23 से। तो सी पे आप टिक लगा दो 8। आगे देखते हैं 91, निम्न में अपचायक शर्करा है, निम्न में अपचायक शर्करा ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो ये शर्कराएँ जो होती है ना अपचायक होती हैं, बस एक शर्करा को छोड़ के, सुक्रोज को छोड़कर बाकी सभी शर्कराएँ जो होती हैं ना वो अपचायक शर्कराएँ होती हैं, ये ध्यान देना। तो मैं डी पे आप टिक लगा दो द राइट ऑप्शन। 92 देखो, निम्न में म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता। सुक्रोज कभी भी म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, धातु आयन कोफैक्टर कार्य करता है, धातु आयन कोफैक्टर कार्य करता है, वो करता है तुम्हारा लुईस अम्ल की भांति। ठीक है, 94, उत्प्रेरक क्रियाशीलता निर्भर करती है, उत्प्रेरक क्रियाशीलता निर्भर करती है, वो करती है तुम्हारी दोनों पर, ताप पर, pH दोनों पर डिपेंड करती है। पनीर है एक गोलाकार प्रोटीन, तंतु प्रोटीन, विकृत प्रोटीन, या ये सभी? पनीर तो खाया होगा आप लोगों ने, अरे यार दवा का खाया होगा, है विकृत प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, ग्लाइसिन है एक अम्लीय लिपिड, अम्लीय अमीनो अम्ल, एमिनो क्षार या बहुलक? तो पीछे इसका नाम आया है अभी, आप फिर से अगेन क्वेश्चन पूछ लिया। क्या है ये? एमिनो एसिड होता है। ग्लाइसिन, एलानिन व वेलिन में मिलकर कितना ट्राईपेप्टाइड बन सकते हैं? मिलकर कितने ट्राईपेप्टाइड बन सकते हैं? वो बन सकते हैं 6। चलो 98, न्यूक्लिक अम्ल है, DNA RNA दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। 99 देखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले एमिनो जो प्रोटीन बनाते हैं उनकी संख्या होती है 20 होती है। ठीक है, प्रोटीन की सबसे स्थायी संरचना है, प्रोटीन की सबसे स्थायी जो संरचना होती है और वो होती है, ए पे टिक लगाओ, प्राथमिक संरचना होती है। ठीक है, तो कुल 100 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में मैंने कवर किए हैं और ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है? MJPRU का है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।